हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। मैं आपका मेंटोर अर्जुन। आप कैसे हो आप सभी? होप अच्छे हो गए, ज़बरदस्त हो गए, मस्त हो गए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को टारगेट करने में व्यस्त हो गए। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीएस घटना चक्र पॉलिटी की हमारी क्लास चल रही है। बैच थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन हाँ आपको रिवाइज बहुत बढ़िया तरीके से कराई जा रही है घटना चक्र। अगर छोड़कर जा रहे हैं घटना चक्र तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये फिर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सीधे एआरओ 2023 को हिट कर रही है। यूपीपीसीएस 2024 भी आने वाला है इसके अगले ही महीने में, आरओ एग्जाम के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अपन का कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है, और घटना चक्र हमारी ये हो चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है हिस्ट्री की। अभी चल रही है हिंदी और साइंस। देखिए कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। हम कर चुके हैं इसमें चैप्टर नंबर, आज हमारा जो शुरू होना है वो सर्वोच्च न्यायालय शुरू होना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट शुरू करने वाले हैं। हम कार्यपालिका कंप्लीट कर चुके हैं, हम विधायिका कंप्लीट कर चुके हैं, और आज है न्यायपालिका का शुभारंभ। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, मोटा मोटी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? एकीकृत है, यानी कि एक ही सुप्रीम है और वो है सुप्रीम कोर्ट। मतलब जिसमें शीर्ष पर है सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां हैं। ठीक है ना? कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से न्यायपालिका की एक एकल प्रणाली ली गई है। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की, और उद्घाटन हुआ था इसका 28 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन यहां से पूछा था उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। 124 से लेकर 147 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, भूलना नहीं है। अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है, इसको मत भूलना। और यहां पर बहुत सारे केसेस चले थे, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कुल मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेत्ता होना ही चाहिए। यह शर्त होती है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। किसी भी भारतीय नागरिक के लिए जो शर्तें होती हैं वो 3 शर्तें इसमें दी गई हैं, भूलोगे नहीं। चलिए, अगर हमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है ना, जैसे कि हमें जो हमारे जजेस हैं उनकी संख्या हमको बढ़ानी है, तो कौन बढ़ा सकती है? संसद बढ़ा सकती है, भूलना नहीं है। संविधान में कोई न्यूनतम आयु नहीं दी गई है, याद रखिएगा कोई न्यूनतम आयु नहीं दी गई है कि कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए न्यायाधीशों की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग करते हैं। अगर उनको पद त्याग भी करना है, पद को छोड़ना है, तो वो किसको देंगे? अपना रिजाइनिंग लेटर वो देंगे राष्ट्रपति साहब को। ठीक है ना? चलिए अब फटाफट ये देखिए, अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना? अनुच्छेद 143 को मत भूलना। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, इसको मत भूलना। परामर्श कौन मांगता है? राष्ट्रपति साहब मांगते हैं, और बाध्यकारी नहीं है यह परामर्श, इसको भी नहीं भूलना है। ठीक है? अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है, तथा उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच, तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच अगर मान लिया कोई झगड़ा होता है, कोई वाद विवाद होता है, तो ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल यानी कि आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। कौन सा आर्टिकल है? 131। यूपी पुलिस वगैरह कई बार पूछा गया, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना कि मूल अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। मान लिया 2 राज्यों के बीच विवाद हो गया तो कौन से अनुच्छेद के तहत सुलझाए जाएंगे? तो आर्टिकल 131, आर्टिकल 131। ओके, एक छोटा सा पॉइंट, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पुनरावलोकन किया जाता है, यानी कि पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत दी गई है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान का अंतिम गारंटीकर्ता कौन है, तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। ओके, चलिए ये फटाफट हमने शॉर्ट नोट्स देखे, ये छोटे से शॉर्ट नोट्स और दे रखे हैं, देख लीजिए।
भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधिकारिक ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती मामले को याद करिए, फटाफट 1973 में पहुंचिए। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वो केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधिकारिक संरचना का सिद्धांत लागू किया था या फिर लगाया था या फिर प्रतिपादित किया था। तो वो था केशवानंद भारती 1973 वाला केस। एक अहम इंपॉर्टेंट आर्टिकल 141, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों द्वारा आबद्ध कर होगी। भूलना नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट या जो भी न्यायालय हैं, वे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको नकार नहीं सकते, यानी कि उन पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालयों की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान भी हैं। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये हो गया आपके शॉर्ट नोट्स, 5 मिनट में रिकैप कर लिया। फटाफट देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि से हुआ था। तो उद्घाटन पूछा है बच्चों, उद्घाटन पूछा है। लागू हुआ था 26 जनवरी को और उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है ना। तो यह कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, पर यहां पर वो आर्टिकल है नहीं। अगर होता भारत सरकार अधिनियम 1935 तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अभी यहां है भारत का संविधान, तो इसको लगा के आइएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी हो तो किस में उसकी शक्ति प्राप्त है? मान लीजिए हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमको जजेस को बढ़ाना है, उनकी संख्या को बढ़ाना है, तो कौन इसमें जिम्मेदार है? तो संसद बढ़ा सकती है, घटा सकती है, याद रखिएगा। जी सर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 1952 में पूछा था ये क्वेश्चन, 2015 में भी पूछा था, तो उस टाइम पे 30 थी या जितनी भी थी वो देखेंगे, लेकिन अभी कितनी है हमको याद रखना है। अभी कर दी गई है 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर 33 कर दिया गया है। उस टाइम पे 30 थी, तो वर्तमान में कितनी है? अभी फिर 34 हो गए हैं, यानी कि कुल न्यायाधीश हो गए हैं। एक तो हो गया हमके CJI की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 न्यायाधीश हो गए, तो टोटल मिलाकर हो गए 34। याद रखिएगा, पूछ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, याद रखिएगा। ये संसद इनको बढ़ा सकती है और घटा सकती है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कितनी भी संख्या हो सकती है, संसद बढ़ा सकती है और घटा सकती है। ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम इधर देखिए कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष उसको अधिवक्ता के तौर पर उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करनी आवश्यक जरूरी है। याद रखिएगा, कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? इसको स्टार मार्क करिएगा, 2-3 बार स्टार करिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा और आगे बढ़िएगा। वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1 शर्त जरूरी है। एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, नंबर 2 शर्त। नंबर 3 शर्त है, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, और नंबर 4 है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो चारों को मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फंस सकता है। 8वां, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फिर वही क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति साहब करते हैं, कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ लिया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग किसको देता है? अगर वो रिजाइन करता है तो रिजाइनिंग लेटर किसको देता है? रिजाइन लेटर किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति साहब को। किसको देता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? फिर वही क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा किसको देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर इनको हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं। और कब? संसद की सिफारिश पर, अपने आप नहीं कि अपने आप हटा दिया, नहीं, कुछ रूल और रेगुलेशन है जिनको हटा सकते हैं। तो नोट करके एक चीज देखिएगा कि महाअभियोग का शब्द प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाअभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए संविधान के अनुसार हटाना रिमूव शब्द है, यानी कि हटाना शब्द है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकते हैं। कब हटाया जा सकते हैं, किसके बाद हटाया जा सकते हैं? तो इनको हटा सकते हैं संसद के महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने के बाद इनको हटाया जा सकता है। भूलना नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर वही क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो डेफिनेट तो आयु लिखी नहीं गई है संविधान में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त आयु जो प्रोसीजर में है वो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 है, जो संसद ने निर्धारित कर रखी है कितनी? 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालयों की है 62 वर्ष। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन है कि कितनी है, तो 65 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। कौन वेतन निर्धारण करता है, कौन उसकी आयु बनाता है, कौन आयु घटाता है, तो कौन कर सकता है ये सब बताइए, वेतन वगैरह? तो इसे करती है संसद। तो कौन करती है? संसद। कौन? पार्लियामेंट। याद रखिएगा, पार्लियामेंट इसमें अहम भूमिका निभाती है। आर्टिकल 125(1) के तहत इसे सब किया जाता है। वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। चलिए आगे देखिए, जो आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, वहां से हम क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ये देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। किसकी वकालत कर सकते हैं बताइए? किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते। यानी कि अगर उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उन्होंने अपनी सेवाएं पूरी कर ली हैं, तो किसी भी अन्य न्यायालय में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। ये आर्टिकल 220 हाईकोर्ट के लिए है और 147 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सॉरी 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। क्लॉज 7 में 20 में कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 126 में ये सब दे रखा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर वही क्वेश्चन है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। और कब करते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेने के साथ साथ इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 2016 में। उत्तराखंड PCS ने क्वेश्चन पूछा कि कोलेजियम सिस्टम कब आया? तो कोलेजियम सिस्टम आया था 1993 में। 1993 में सेकंड केस था, सेकंड जजेस केस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 1993 में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था की स्थापना का निर्णय दिया गया था। याद रखिएगा, 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से संरचित कर दिया गया इसको। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीशों को इसमें शामिल किया गया जब नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित कोलेजियम व्यवस्था को बनाया गया? तो इसमें टोटल 4 और जोड़ दिए गए, तो 5, यानी कि CJI होना चाहिए और CJI 4 लोगों से अन्य से भी परामर्श करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड ARC। सेकंड ARC में क्या कहा गया है कि उच्चतर न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है तो कार्यपालिका भी, विधायिका भी और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किसे प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? बताइए। तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं? 127 के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है,
अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। तो यहीं पर क्वेश्चन गलत हो गया था। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है। तो एडहॉक केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, बाकी कार्यकारी, एडिशनल, अतिरिक्त बाकी ये उच्च न्यायालय में हो सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन है एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। तो जब कब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का क्वोरम पूरा नहीं हो रहा हो तो एडहॉक एक और न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और करता कौन है इसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, फिर वही तदर्थ सर्वोच्च न्यायालय में है केवल, बाकी किसी में नहीं है, भूलिएगा नहीं। चलिए ये देखिए, उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है ये। अगर हमको निर्वाचन का मामला है, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करनी है तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने ही चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? 5 न्यायाधीश होने ही चाहिए। फिर वही क्वेश्चन है कि कितने न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए? तो 5 न्यायाधीश होने चाहिए। कितने? 5 न्यायाधीश होने चाहिए। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? ये IAS 2014 1996 में 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। कौन सी? मूल अधिकारिता। हमने पढ़ा था आर्टिकल 131। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, बताइए। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। क्या ऐसा है? क्या अनन्य शक्ति है? यही गलत है। अनन्य शक्ति नहीं है, सीमित शक्ति है। कितनी है? सीमित शक्ति है। कैसे है देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनन्य तब होती जब किसी और के पास यह शक्ति नहीं होती, और यह शक्ति अभी भी हाई कोर्ट के पास है 226 के तहत, तो अनन्य नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखिए 36वां क्या कह रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है? अभिलेख न्यायालय का आशय क्या है? इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होगा, ऐसा है क्या? नहीं। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी अन्य न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 के तहत याद रखिएगा। ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती हैं। उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मान लीजिए कोई केस बिगड़ता है, आवश्यकता होती है पूर्व निर्णयों की, उस निर्णयों के आधार पर देने की, तो इसके निर्णयों को संरक्षित रखा जाता है। यही है अभिलेख न्यायालय। कह रहा है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें या किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों को, केवल इन्हीं के पास शक्ति है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। 215 के तहत हाई कोर्ट और 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कब कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है। 130 आर्टिकल में यह सब दे रखा है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अवधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। और करता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के परामर्श से। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? आप मुझे बताओगे। कई बार मैंने आपको हिला कर आपको झकझोर कर बताया था कि केशवानंद भारती मामला 1973 में यह सब किया गया था। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है कि मूल ढांचे का सिद्धांत की अवधारणा कब प्रतिपादित की गई थी, कौन से केस में की गई थी? ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो कौन सा था? इनमें से कोई नहीं है वो केस कौन सा था? केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? बताइए, मौलिक ढांचा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो 1, 2 और 3 यानी कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत घोषित किए गए हैं अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा। कैसे? क्योंकि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। और यही दिखाते हैं कि
कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। भारत में संविधान की मूल संरचना या फिर बुनियादी ढांचा या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का स्रोत क्या है? तो न्यायिक व्याख्या करना है। सीधी सीधी बात है, अगर हमको न्यायिक व्याख्या करनी है तो इसका स्रोत यही है। इसका स्रोत कि मूल ढांचा इसीलिए लाया गया था कि न्यायिक व्याख्या करने के लिए, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? यानी कि खंडपीठ का मतलब क्या है? निर्णय देने के लिए सबसे ज्यादा जो जजेस जो अपॉइंट किए गए थे, यानी कि एक जो खंडपीठ बनी थी बहुत सारे जजेस की, उसमें कितने जजेस थे और कौन सा केस था? तो वो था गोलकनाथ केस। कौन सा? गोलकनाथ केस था। और इसमें कितने न्यायाधीश थे? तो 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी। कितने की? 13 की बेंच बनी थी। और दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी थी वो थी गोलकनाथ केस में, पंजाब राज्य 1967 में। और सबसे बड़ी जो बनी थी वो केशवानंद में बनी थी पहली, और दूसरी थी गोलकनाथ केस में। ठीक है, एक 13 न्यायाधीशों की, एक 11 न्यायाधीशों की। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा व्यक्त की है, 44वां क्वेश्चन है, कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये बात किसने कौन से केस में कही थी? तो गोलकनाथ केस बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था, उसमें ये बात उच्चतम न्यायालय ने कही थी कि फंडामेंटल राइट्स आर द primordial rights necessary for the development of human personality. They are the right which enable to man to chalk out which own life in the manner he like best. यानी कि जैसे वो जिंदगी चाहे ऐसे वो अधिकार जी सकता है। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। गलत त्रुटिपूर्ण का मतलब है गलत युग्म को पहचानना है। इंदिरा साहनी वाद कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। विशाखावाद, मेनका गांधी और बेला बनर्जी वाद। हमको देखना है कि कौन सा वाद किससे संबंधित था। तो त्रुटिपूर्ण पहचानना गलत वाला। तो चौथा इसमें बेला बनर्जी गलत था। इंदिरा साहनी वाद क्या था? कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत इसी में आया था, इंदिरा साहनी वाद। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, विशाखा गाइडलाइन आपने पढ़ी होंगी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण करने के लिए 2013 में। उसके बाद मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, इसको समझाने के लिए आया था। ठीक है, जबकि बेला बनर्जी पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी वाद में माना गया था। कौन से वाद में? मेनका गांधी वाद में। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार रखता है, ऐसा है क्या? मूल भी है, क्षेत्राधिकार भी है, ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। केवल आ रहा हो तो वो तो हो ही नहीं सकता भाई। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह है आंसर। यह मूल भी है, अपीलीय भी है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, तीनों अधिकार रखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अनुच्छेद 132-36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और 143 के तहत परामर्शदात्री संबंधित क्षेत्राधिकारों का विवरण है। ठीक है, ओके सर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, विच आर्टिकल, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार बताइए। अपीलीय में 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ये हो जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। जबकि 131 है मूल क्षेत्राधिकार, 134A को मिलाकर 132 को पढ़ना है अपीलीय है। और इसके बाद 143 कौन सा है? परामर्शदात्री, याद रखिएगा जी सर। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? मान लिया कोई भी विवाद है जो सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जाएगा, किसके तहत लाया जाएगा? संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कोई वाद है, कोई विवाद है, तो वो लाया जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और राज्यों से संबंधित कोई विवाद है, राज्यों के बीच कोई झगड़ा है, तो वो आएगा मूल अधिकार के संबंधित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है जी सर। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो सुधारात्मक याचिका होती है 142 के अंतर्गत। कौन सा आर्टिकल? उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है सुधारात्मक याचिका, तो आर्टिकल 142। सुधारात्मक याचिका का मतलब क्या है? देखिए, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, ये केस आ सकता है, याद रखिएगा। 2002 में केस हुआ ये। 338 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 एवं अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है।
क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब क्या है? सुधारात्मक याचिका। और आर्टिकल कौन सा है? 142। याद रखिएगा, आर्टिकल कौन सा है? 142। ठीक है, चलिए। संविधान के कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको दी गई है? आर्टिकल 139। तो कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उनको भूलना नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 129 है, आर्टिकल 139 है, आर्टिकल 142 है, 143 है। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश, सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को है क्या? अजी राष्ट्रपति को नहीं है सर। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? आप मुझे बताओगे, एक बार देखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर आप मुझे बताओगे कि क्या आंसर हो सकता है। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सही पूछा है इसने, सही आप मुझे बताओगे कि सही क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। इसको छोड़ेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए फटाफट। ये क्या कह रहा है? आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, वही क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है बार बार। आप मुझे बताओगे कि क्या है इसका आंसर। फिर वही है, उपयुक्त व्याख्या देखें, फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। याद रखिएगा, कोई लॉ, कोई रूल बनाया गया है, कोई बिल या कोई संशोधन किया गया है, तो उसकी जांच होगी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर, और उसे ही बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, कि असंवैधानिक तो नहीं है, अवैध तो नहीं है, ऐसी तो नहीं बना दिया। अगर ऐसा है तो शून्य घोषित किया जा सकता है उस रूल रेगुलेशन को, याद रखिएगा। फिर वही क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार 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 बार। न्यायिक पुनरावलोकन, फिर न्यायिक पुनरावलोकन का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जबकि हमने एडहॉक पढ़ा था कुछ, एडहॉक न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं। ठीक है जी सर। चलिए देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, कहां प्रचलित है और कहां से लाया गया है? तो भारत में प्रचलित है और लिया कहां से था? यूएसए, अमेरिका से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन। 62वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। क्या आधार है? वैधिक प्रक्रिया है या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और ये कहां से ली गई है, कहां से ये न्यायिक पुनरावलोकन जो कॉन्सेप्ट है वो था? तो यूएस से, अमेरिका से था। कहां से? अमेरिका से था। कैसे था? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका के प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, या अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है या नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। शून्य घोषित का मतलब है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको निरस्त किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा था कई बार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम अधिकार या अंतिम गारंटर कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर वही है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कौन संरक्षण प्रदान करता है? उसको अंतिम संरक्षण कौन है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है तो मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बच्चों, अब तक पता नहीं कौन सी व्यवस्था आ गई होगी, तानाशाही आ गया होता, या फिर रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ गई होती, गुंडागर्दी, मार धाड़, जने क्या क्या हो चुका होता अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में नहीं होता।
ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बार बार थैंक यू किसको कहना है? सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वही है। संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन कौन है? आईएएस में क्वेश्चन पूछ लिया। भारत का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है जी सर। नेक्स्ट देखिए 69 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन, कारण और कथन देखिए, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ऐसा है क्या? अनन्य तो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि अनन्य के बारे में हम जानते हैं कि अनन्य का मतलब होता है केवल, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी तो है, हाई कोर्ट भी तो है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये नहीं आते, ये हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आते। राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, मूल अधिकारों का परिवर्तन दोनों के अंतर्गत आता है। किसके? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जैसे संबंधी रिट निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रश्नगत मामले हैं वो उच्चतम न्यायालय के ही अधिकारिता में आते हैं। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? जैसे कि संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, ये केवल सुप्रीम कोर्ट आएगा। राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी सुप्रीम कोर्ट के केवल। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, सुप्रीम कोर्ट। जबकि मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत, ठीक है। चलिए कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। हमने पढ़ा था कि परामर्शदात्री जो इसकी शक्ति है, परामर्शदात्री शक्ति, वो 143 के तहत है और राष्ट्रपति इससे परामर्श ले सकता है विधि के प्रश्नों पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 भूलना नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 32, ठीक है। चलिए क्या करें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? तो संसद ही बढ़ा सकती है विधि बनाकर। कौन? संसद, ना कि राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संसद बढ़ा सकती है। ओके जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 क्या कह रहा है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? फिर वही राष्ट्रपति, हम देख चुके हैं। आगे देखिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। कौन सा अभिदेशन है? आर्टिकल 143 के तहत। ये मतलब कई बार कान पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा उधर से पकड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज बदलेगा, लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल वही रहेगा 143, राष्ट्रपति की सलाह वाला, ठीक है। चलिए 77 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है। परामर्शदात्री अधिकार, वही क्वेश्चन पूछ लिया, फिर वही क्वेश्चन राष्ट्रपति वाला है, ठीक है। तो राष्ट्रपति सलाह लेता है। 78 में क्या करा कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। फिर वही क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा था, किसके तहत देता है ये? तो तभी वह जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है, बेफिजूल की नहीं देता। तो आर्टिकल 143 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है या मांगता है। ओके जी सर। तो इसको इतना ही अभी हम इसको करेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, मैं उसको कल कराऊंगा, नहीं तो कोई आवश्यकता है नहीं। ये देखिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ओके
देश की किसी न्यायालय में चल रहे वाद विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, कहीं भी किसी के पास भी भेज सकती है। तो इतना याद रखिएगा। आज हम इसी क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं और बाकी 1-2 क्वेश्चन बचेगा, कल की क्लास में कंप्लीट कराकर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों अभी क्लास थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही होगी कि क्या काम किया, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये क्लासेस आपको याद आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।